सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि CUET PG कोर्स के जो रजिस्ट्रेशन है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो प्रारंभ हो चुके हैं। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो है 20 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक। जिन बच्चों का हो गया उनको बधाइयाँ, जिनकी नहीं है वो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आज का वीडियो मेरा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने COQ P03 कोड यानी कि बीएड के किसी भी कोर्स के लिए इस एग्ज़ाम को भरा है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम भर रहे, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चों की CUET पिछले साल से ही स्टार्ट हुआ है और इस साल भी जो बच्चे पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हैं उनके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से हमने पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, प्रत्येक प्रश्न के सही जवाब देने पे कितने नंबर मिलेंगे। इसके साथ साथ जो नॉर्मली बच्चों का जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि मैम इसमें इंग्लिश का भी पार्ट आएगा, हमारी तो इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है। आर्ट्स वाले बच्चों का क्वेश्चन होगा कि मैम क्या इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आएंगे। तो यही सारे डाउट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पूरा एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और जो पिछले साल जो क्वेश्चंस आए थे उनको भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, सो दैट कि उससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाए कि आपने बेसिकली कहाँ से पढ़ना है और कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का वीडियो बिना देर किए हुए। और तो प्यारे बच्चों, ये है वो डिटेल सिलेबस जिसमें कि मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगी कि कहाँ से आपने कौन सी चीज़ पढ़नी है, साइंस का क्या पढ़ना है, मैथ्स का क्या पढ़ना है, जीके में कौन कौन से क्वेश्चन टारगेट है, सभी कुछ मैं बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार जो CUET PG का एग्ज़ाम हुआ है उसका जो पेपर कोड है वो अलग अलग कोड इशू हुए, लेकिन जो बच्चे उत्तराखंड की हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी को फॉलो कर रहे हैं उनका कोड है COQ P03। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये उन सभी बच्चों के लिए है जो कि COQ P03 को फॉलो कर रहे हैं या उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो किसी अन्य कोड को भी फॉलो कर रहे हैं जैसे COQ P04, 5, तो वो भी इससे आइडिया ले सकते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा आपके एग्ज़ाम पैटर्न में। बाकी जो बेसिक सिलेबस है वो यही होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि देखिए P03, P04, 5, 6, 7 ये आपके कोड इशू हुए इस बार के बीएड के लिए। लास्ट ईयर जो कोड था वो एक ही कोड था, दैट वाज PGQ P01, लेकिन इस बार आपके लिए सबके लिए अलग अलग कोड इशू हुए। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो इसका जो पेपर है वो किस टाइप से आएगा। पेपर का टाइप जो है ना बच्चों वो है MCQ बेस्ड क्वेश्चन, जिसे कि हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एक प्रश्न दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। सही जो विकल्प होगा उस पर आपने इस तरीके से टिक करना है और अपने आंसर को आगे नेक्स्ट करते जाना है। पिछले साल से नहीं, पिछले साल तक क्या होता था कि जब भी आप कोई बीएड का एंट्रेंस एग्जाम देने जाते थे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलता था जो कि आप घर ला सकते थे और एक लाल कलर की OMR शीट मिलती थी जिसमें कि आप ऐसे किस तरीके से काले गोले बनाते थे और अपना आंसर सही लगाते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा ऑनलाइन, दैट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, पेपर की जो भाषा होगी मतलब मोड होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। टोटल क्वेश्चंस आपके पास आएंगे 100 और जो क्वेश्चन की जो मार्किंग होगी वो होगी 400 मान नंबर की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपका प्रत्येक प्रश्न होगा वो होगा आपका 4 नंबर का। अगर आपने सही उत्तर दिया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपने गलत दिया है तो आपके -1 उसमें से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सबसे पहला, तो आपका पैटर्न किस तरीके से वो आपने समझना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों कि आपका जो पेपर है वो किस तरीके से बाइफरकेट किया जाएगा। क्या इसमें पार्ट्स कितने आएंगे, A B C D, कितने पार्ट्स इसमें। दूसरा क्वेश्चन बच्चों का होता है कि मैम आर्ट्स वाले बच्चों का नॉर्मली ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमारी तो मैथ्स ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है, तो क्या हमारे पास भी वही पेपर आएगा जो साइंस वाले बच्चों के पास आएगा। या कॉमर्स वाले बच्चों पूछते हैं कि मैम हमारी मेरिट किसके साथ बनेगी। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें जो CUET का जो पेपर है इसमें एक कॉमन पेपर आएगा। ठीक है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पता है कि आपने भरा होगा कि आपने ग्रेजुएशन आर्ट्स में किया है या साइंस में किया है, कॉमर्स में किया है, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। लेकिन जो पेपर जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं, पेपर A और पेपर B, जो कि दोनों कंपलसरी होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है। पेपर पार्ट A जो होगा उसमें आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका लैंग्वेज का होगा, इंग्लिश या हिंदी। तो वो जब आप फॉर्म भरेंगे आपने चूज़ करना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में अपना मतलब पोर्शन को करना चाहते हैं अटैम्प्ट, तो आपके पास वही पेपर आएगा। ठीक है,
तो आप ये खुद ही चूज़ कर लीजिए। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी को चूज़ कर लीजिए, इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश के। इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो बेसिकली आएगा इस तरीके से, कॉम्प्रीहेंशन और वर्बल एबिलिटी। तो बाकी डिटेल सिलेबस भी नीचे डिस्कस करेंगे हम अभी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि 75 क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें आएगा आपका डोमेन नॉलेज, टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके, करंट अफेयर्स और जनरल जीके जो है ना, वो आपके क्वेश्चंस इसमें आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे पार्ट 1 की बात, जो कि है आपका इंग्लिश का। देखिए, सबसे पहले तो जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 2022 के बैच के शुभांजू जी थे, जिन्होंने कि CUET का एग्ज़ाम दिया था, और उन्होंने ये सारे क्वेश्चंस मेरे से शेयर भी किए थे। मतलब नीचे हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पेपर में आए थे। फिलहाल ये सिलेबस है। तो इंग्लिश में देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको करना है, फिगर ऑफ स्पीच जिसे कि हम अलंकार इत्यादि बोलते हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप जब इंग्लिश की तैयारी करेंगे ना, तो आप इंग्लिश की तैयारी इस तरीके से करिएगा कि आप अनसीन पैसेज होते हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करिएगा। क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस आएंगे ना, यहाँ पे अनसीन पैसेज दिया होगा आपको, और उसी में से आपको सॉल्व करने होंगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, दूसरा आता है हिंदी। तो हिंदी में आपका आ जाएगा विशेषण, सकर्मक क्रिया, पर्यायवाची, समास, संधि, अलंकार, पुस्तक एवं तथा लेखक, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये सारी आपने पढ़नी है। अब आता है तीसरा, टीचिंग एप्टीट्यूड। अच्छा, ये जो इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपके पास चॉइस होगी, या आप इसको लें या इसको लें। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड देखो बच्चों, समझिए क्या क्या इसमें आपने पढ़ना है और क्या इसे समझना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएड अपने आप में एक शिक्षण पद्धति से संबंधित कोर्स है, और जाहिर सी बात है, तो इसमें आपका रिलेटेड आएगा कि आपने टीचिंग कैसे करानी है, बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, एक टीचर कैसे बिहेव करता है, वो आपको समझाया जाता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर पेशेंट के साथ किस तरीके से डीलिंग होनी चाहिए, उसकी बीमारी कैसे पता करनी है, वो आप डॉक्टर का काम होता है। उसी प्रकार से टीचर के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी को समझना, और उसके बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा कि मान लीजिए कि बच्चा क्लास में होमवर्क करके नहीं आया, तो आप बताइए एज ए टीचर आप क्या क्या करेंगे। तो ऑप्शन दिए रहेंगे, बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर देंगे, प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, उसकी कॉपी में नोट लिख के दे देंगे, उसके पेरेंट्स को बताएंगे, या चौथा ऑप्शन होगा कि भाई आप एज ए टीचर हो, उसके मेंटर हो, उसके गार्जियन हो, सब कुछ हो स्कूल में, तो आप बच्चे से बात करोगे, उसकी काउंसलिंग करोगे और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो बताओ कौन सा आंसर सही हुआ? भाई चौथा आंसर सही हुआ ना, जिसमें टीचर पूरा रोल प्ले कर रहा है, एक मेंटर का भी, एक गार्जियन का भी, और एक स्कूल का जो मीडिएटर होता है उसका भी। ना कि क्लास से बाहर खड़ा कर दो, प्रिंसिपल के पास ले जाओ और पेरेंट्स को नोट लिख के टेंशन दे दो, तो ये टीचर का काम नहीं होता। तो इस प्रकार के कंडीशनल और बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, या जैसे आप क्लास में जा रहे हो, एकदम से बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप एज ए टीचर क्या करोगे। तो कुछ एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड में, मतलब ये जीके में भी आ सकता है कि महाराष्ट्र के किस टीचर को यूनेस्को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन भी साथ साथ डिस्कस करती जाऊंगी। नेक्स्ट आता है सोशल साइंस में बच्चे ने क्या पढ़ना है, कि भाई सोशल साइंस का पार्ट में आपके पास आएगा। जैसे आप पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन जो आता है वो आता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब जैसे क्या कहते हैं, महाअभियोग में से प्रेसिडेंट को मतलब जब निकाला जाता है पार्लियामेंट हाउस से, तो कैसे निकाला जाता है। तो देखो, उसको निकालने के जो रीजंस होते हैं, अगर उसने वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, उसी कंडीशन में आप किसी भी राष्ट्रपति को निकाल सकते हैं, है ना। तो जैसे कुछ बाकी राजनीतियों को तो कैसे निकालते हैं, भाई पार्टी में विद्रोह हो गया या कुछ गलत कर दिया तो उसे निकाल, लेकिन प्रेसिडेंट को निकालने का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। और सार्क से संबंधित क्वेश्चंस आए, पंचायती राज सिस्टम पढ़ लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्ता पीरियड, यूनिसेफ, ज्योग्राफी का कुछ क्वेश्चंस थे। तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बच्चे ने दिया था, जिनका कि मैंने नाम लिया, गंगा की सहायक नदी कौन सी है, यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, उसके बारे में क्वेश्चन आया था। अशोका पीरियड से आया था कि अशोक के अभिलेख में उसकी किस पत्नी का जिक्र था। ठीक है, और बुद्धिज्म से आया था, अष्टमार्गिक किस धर्म से संबंधित है। तो बुद्ध धर्म में 8 फोल्ड पाथ है, अगर आपने पढ़े होंगे वो सब बताया गया था। तो जाहिर सी बात है भाई, पिछले साल बुद्ध से आ जाए तो इस साल जैनिज्म से आ सकता है। ठीक है, हड़प्पन कल्चर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मौर्य पीरियड, मुगल पीरियड, गुप्ता पीरियड, और इंडियन इंडिपेंडेंस का जो था ना, और जो वर्ल्ड वार है, इनको ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब है आपका सोशल साइंस का। अब साइंस के जो क्वेश्चंस आए थे उसका सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगी कि जो जो क्वेश्चंस उन्होंने आए थे वो है, बच्चों के पेट में दूध पचाने वाला कौन सा प्रोटीन एंजाइम होता है, ये क्वेश्चंस आया था। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी का क्वेश्चन। वो प्रोसेस कौन सा जिससे तितली का विकास होता है। तो तितली के 4-5 साइकिल होती है ना, उसका
प्रोसेस होने के लिए जब वो कम्प्लीटली तितली बन जाती है तो वो प्रोसेस का उन्होंने पूछा था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, ये क्वेश्चन। और बाकी बच्चों अगर आपने तैयारी करनी तो 6 to 10 बेसिक जो NCERT की साइंस की जो बुक है ना, जो आपकी कोर्स बुक है, उसे आपने पढ़ना है, ठीक है। मैथ्स में आपका आता है नंबर सिस्टम आया था, रीजनिंग मैन मैथमेटिक्स, क्यूब, ट्राइंगल, डाइस, रैशनल और इरेशनल नंबर्स आपके पास आए थे। और जैसे क्वेश्चन भी आप यहाँ पे दिया है कि 50 से बड़ा और 60 से छोटे नंबरों में प्राइम नंबर का कुल जोड़ कितना बनता है, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। और 50 क्वेश्चन है, पाई के वैल्यू रैशनल नंबर है, इरेशनल क्या होगा। पाई की जो वैल्यू है उसका रैशनल नंबर ये है तो उसका इरेशनल नंबर क्या होगा, तो यानी कि इससे आपका क्वेश्चन आया था। जीके और सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जीके और सिलेबस का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता, सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज़ आप नेशनल एजुकेशन की पॉलिसी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना के लेके आऊँगी, कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाऊँगी। और बाकी जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे वो ये था, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया, ठीक है। महाराष्ट्र के किस टीचर को यूनेस्को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला, NCERT कब बना, और कुछ अवार्ड और बुक्स के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो यानी कि आपने अवार्ड्स, बुक्स, ये सब पढ़ना है। बुक्स में एक क्वेश्चन आया था, मैं लड़की मुझे पढ़ना है, किसने लिखी है, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि किसने लिखी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो भी आप बताइए। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। और आर्ट एंड म्यूजिक एंड कल्चर से क्वेश्चन आया था, जैसे मेखला सैडोर किधर का परिधान है, ठीक है। तो यानी कि जैसे होता है ना कि जम्मू एंड फिरन कहाँ का परिधान है, तो जैसे जम्मू एंड कश्मीर के लोग पढ़ते हैं ना, फिरन पहनते हैं, उनका आउटफिट है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे जीके में। और आर्टिकल, न्यू अमेंडमेंट जो भी आ रहा है, नया हो रहा है हमारी गवर्नमेंट में, इकोनॉमी से संबंधित, बजट से संबंधित, इसको थोड़ा थोड़ा आप रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अदर क्वेश्चन थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, जो कि पिछले बार आए थे। डॉक्टर अंबेडकर स्मारक कहाँ है, ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ, जी सैटेलाइट 7A सैटेलाइट किस स्पेस स्टेशन से भेजा गया था, देश में सबसे पुराना न्यूक्लियर प्लांट, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है, ओलंपिक 2020 में PV सिंधु का कौन सा मेडल मिला, भारत में चीता की वापसी के लिए किस देश के साथ करार हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र की किस चीज़, ये तो मैंने 2-3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास कुछ आए थे जो कि मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चन थे उससे लिए। तो कुल मिला के ये है बच्चों आपके सब्जेक्ट के एग्ज़ाम पैटर्न के अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपने पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आई थिंक आपको सारे कवर कर दिए। कुछ टॉपिक्स को भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी अपने वीडियो के माध्यम से या अपने कुछ लाइव कोर्सेज़ के माध्यम से, देखती हूँ कि किस तरह से शेड्यूल बनता है। अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी बच्चों अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी को करियर हेल्प चाहिए तो 99 रुपीज़ पे करके 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी और भी वीडियो आपके लिए, जब इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैं रील्स बना के सब बच्चों को अपडेट करती रहती हूँ, ठीक है बच्चों। तो यही था आज का वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। मैं तो कुल मिला के यही बोलना चाहूँगी कि बहुत ही मतलब वास्ट सिलेबस लगता है मुझे। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे UPSC का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनके लेवल का आपका क्वेश्चन पेपर पिछले साल आया था, क्योंकि इन्होंने सब कुछ कवर किया है, आर्ट, साइंस, ज्योग्राफी, बजट, इकोनॉमी, न्यू पॉलिसीज़ क्या क्या हो रही है, सब कुछ को इन्होंने कवर करने की कोशिश की थी। तो देखिए आपको सभी कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो बस यही था आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि जब लाइक शेयर करते हैं तो वीडियो रैंक करता है, बाकी बच्चों तक भी इसका वीडियो पहुंचेगा, यूट्यूब इन वीडियो को रिकमेंड करता है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते, धन्यवाद, जय हिंद।